हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यू आर ऑल वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द स्मार्ट क्लासेस। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो हमने लिए हैं PYQ बेस्ड ऑन यूपीएससी एग्जाम। तो यहाँ पे हमने इंडियन पॉलिटी में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हुए हैं जो पूछे गए हैं यूपीएससी के एग्जाम में। आज हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर उन सभी एस्पायरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपेयर होने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो सही आंसर है उसको आपने टिक करना है। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट। यहाँ पे बात हो रही है इंडियन पार्लियामेंट को लेके, यहाँ पे बात हो रही है, इस चीज का अपने ध्यान रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट को लेके कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको आपने ध्यान से पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट दिया है ए बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। यानी जब भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो जो भी बिल लोकसभा में होती है, तो जो भी कोई पेंडिंग बिल वगैरह लोकसभा में होती है तो वो भी डिसॉल्व हो जाती है, यानी लैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे ए बिल पास बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अगर कोई भी बिल जो लोकसभा से पास हो गई हो और वो अभी पेंडिंग होगी राज्यसभा में, तो वो बिल भी जो है लैप्स हो जाती है अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है ए बिल इन रिगार्ड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड his or her intention to summon the houses to a joint sitting lapses on the dissolution of Lok Sabha। तीसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है पहले ही नोटिस दिया है ज्वाइंट सिटिंग के लिए, तो वो बिल भी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट। तो बिल पेंडिंग इन लोकसभा जो है, कोई भी बिल लोकसभा में अगर पेंडिंग होती है तो वो लैप्स हो जाती है लोकसभा के डिसॉल्व होते ही। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि कोई भी बिल अगर लोकसभा से पास हो जाए और वो राज्यसभा में पेंडिंग हो, वो बिल भी जो है वो लैप्स हो जाती है। लेकिन तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। अगर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर उन्होंने पहले ही जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया हुआ है, यानी उसके लिए ऑलरेडी डेट वो दे चुके हैं, तो वो बिल जो है वो लैप्स नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, टेकन अप इन नेक्स्ट सेशन आफ्टर लोकसभा इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो उसके बाद क्या होगा कि जब लोकसभा एक बार डिसॉल्व हो जाएगी, फिर नई लोकसभा बनेगी, तो उस वक्त उस बिल को फिर से लाया जाएगा। ओके, तो इसमें स्टेटमेंट थर्ड जो है वो गलत है और सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बात हो रही है विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे बात हो रही है स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात हो रही है, ठीक है। तो उसको लेके यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको आपने ध्यान से पढ़ना है। While any resolution for the removal of Speaker of Lok Sabha is under consideration, अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा को रिमूव करने के लिए कोई रेजोल्यूशन लाया गया हो तो उसको लेके यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है he or she shall not preside। तो जब उसके लिए कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है लोकसभा को स्पीकर को हटाने के लिए, तब जो स्पीकर है वो प्रेजाइड नहीं कर सकते हैं, यानी उस वक्त वो प्रेजाइड नहीं कर सकते हैं, लोकसभा की जो प्रोसीडिंग होती है वहां वो प्रेजाइड नहीं कर सकते। पहला ये स्टेटमेंट है। दूसरा, ये फिर से टाइप हुआ है तो दूसरा स्टेटमेंट नहीं, सेम स्टेटमेंट है। तीसरा यहाँ पे है ही और शी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक। तो उस वक्त स्पीकर को बोलने का कोई हक नहीं होता है अगर उसके खिलाफ जो है उसको निकालने का एक रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में होता है। चौथा स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे he or she shall not be entitled to vote on the resolution in first instance। और जो भी रेजोल्यूशन लाया जाता है लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए, तो स्पीकर के पास कोई भी ऐसे इख्तियार नहीं होते हैं कि वो वोट डाल सकता है पहले इंस्टेंस में। तो इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है और बाकी जो दो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है? ही और शी शैल नॉट प्रिसाइड। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, अगर उसके अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन है उसको निकालने का, तो उस वक्त वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है। आर्टिकल 96(1) कैन नॉट प्रिसाइड इवन इफ प्रेजेंट। तो अगर लोकसभा का जो स्पीकर है उसके अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन लाया जा रहा है उनको हटाने का, तो उस वक्त वो प्रिसाइड नहीं कर सकते। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी जो दो स्टेटमेंट है वो गलत है। राइट टू स्पीक, तो उनको अधिकार है कि वो बोल सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि उनको कोई अधिकार नहीं बोलने का, वो बिल्कुल बोल सकते हैं। आर्टिकल 96(2) मेंटेन
द राइट टू स्पीक। और तीसरा जहां तक वोटिंग राइट्स की बात होती है, कास्ट वोट ऑनली, तो कास्टिंग वोट ऑनली, तो जो लोग, जो स्पीकर का जो राइट होता है वो पहले इंस्टेंस में वोट अपना डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट थर्ड है वो भी गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है, बाकी जो दो स्टेटमेंट है वो गलत है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए मनी बिल इन द पार्लियामेंट। और यहाँ पे बात हो रही है मनी बिल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं और हमेशा इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ से पहला स्टेटमेंट दिया गया, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन द रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। तो मनी बिल में आर्टिकल 109 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, इसमें स्पेशल प्रोसीजर के बारे में बात हुई है जो किसके रिगार्डिंग डील करता है, मनी बिल के। दूसरा स्टेटमेंट है मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यसभा। तीसरा स्टेटमेंट है द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। तो राज्यसभा क्या होती है कि वो जब भी मनी बिल जो है लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा जो है या तो उस बिल को रिजेक्ट कर दे सीधे सीधे, या उसमें क्या है अप्रूव कर देगा, ठीक है। उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल, या तो उसको अप्रूव कर सकता है, और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, हाँ सजेस्ट कर सकता है कि इसमें ये बदलाव होने चाहिए। चौथा स्टेटमेंट दिया गया है अमेंडमेंट टू ए मनी बिल सजेस्ट बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। तो जो भी राज्यसभा कोई सजेशन वगैरह देते हैं मनी बिल को लेके, तो वो लोकसभा के लिए बाइंडिंग है कि लोकसभा उसको एक्सेप्ट करे। तो ये चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर क्या है, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 इसके सही होंगे। जहां तक बात है पहले ऑप्शन की, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ये बिल्कुल सही है। तो स्पेशल प्रोसीजर होता है 109 आर्टिकल के तहत। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट, बिल्कुल जो मनी बिल है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा तीसरी चीज होती है राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। तो ये बात भी सही है कि राज्यसभा के पास कोई खास पावर नहीं होती है मनी बिल को लेके, तो या तो वो उसको सीधे सीधे अप्रूव कर सकते हैं या कोई सजेशन दे सकते हैं, और लोकसभा के लिए ये कोई जरूरी नहीं है वो सजेशन की एक्सेप्ट करे। और चौथा होता है कि जहां तक अमेंडमेंट की बात है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है कि अमेंडमेंट टू मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल क्या है, इनवैलिडेट है, बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ओके, तो राज्यसभा की क्या पावर रहती है, राज्यसभा रिस्ट्रिक्टेड पावर रहती है, कैन इंट्रोड्यूस मनी बिल बिल्कुल नहीं कर सकते और रिजेक्ट भी इसको नहीं कर सकते। हाँ, तो कितने दिन का विंडो मिलता है, ये 14 दिन के अंदर राज्यसभा को अपनी जो है रिकमेंडेशन देनी पड़ती है वापस मनी बिल को लेके, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे यूनियन बजट को लेके कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो आप इनको कंसीडर करना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होती है, फाइनेंस मिनिस्टर जो देश के होते हैं, तो वो बजट को पेश करते हैं लोकसभा में, किसके बिहाफ पे, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे पेश करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है एट यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर द ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर कोई भी ग्रांट लगानी हो, उसकी डिमांड लगानी हो, वो तब तक नहीं लगाई जा सकती है जब तक ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन हो। तो ये दो स्टेटमेंट है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट पेश करते हैं आर्टिकल 112 के तहत, लेकिन वो करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर। और जहां तक दूसरा स्टेटमेंट है, कोई भी डिमांड की ग्रांट नहीं लगाई जा सकती जब तक ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे पूछा गया है आर्टिकल 368 को लेके, एज पर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट में इमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील, सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए, आर्टिकल 368 के तहत जो है पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, कौन सी पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव करना हो तो पार्लियामेंट उसमें बदलाव कर सकती है, आर्टिकल 368 के तहत कर सकती है। तो कैसे कर सकती है, एडिशन कोई भी चीज जोड़ सकती है, वेरिएशन या रिपील।
तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। देखिए जहां तक एडिशन की बात है, जैसे यहाँ पे किया गया है 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 एडिड आर्टिकल 15(5) रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जब बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन करनी थी तो इसमें बदलाव किया गया और अमेंडमेंट लाया गया। कौन सा अमेंडमेंट? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके अलावा वेरिएशन की जहां तक बात की गई थी, तो जो 42nd अमेंडमेंट लाया गया था 1976 में, उस वक्त प्रियम्बल को भी बदला गया था, राइट। अल्टर्ड द प्रियम्बल, यानी कौन कौन से वर्ड इसमें ऐड किए गए थे, जो खास वर्ड हुए थे, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर, वो ऐड किए गए थे। उसके अलावा बहुत सारी चेंजेस लाई गई थी। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और रिपील भी, जैसे रिमूविंग आउटडेटेड प्रोविजन एंटायरली। 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 abolish privacy purse for former rulers। तो ये privacy purses को जो खत्म किया गया था उसके लिए लाया गया था 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे फिर से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके, हमने ये बताना कि इनमें से सही कौन सा है। पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो म्यूनिसिपैलिटी के पावर हैं वो लिखे गए हैं कौन से पार्ट में? पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। दूसरा है, इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन द पार्ट दैट इज 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी प्रोविजन इनका जिक्र है पार्ट 18 में। और तीसरा है, प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो अमेंडमेंट की जहां तक बात है, उनके प्रोविजन जो है वो कौन से पार्ट में दिए गए हैं? पार्ट 20 में दिए गए हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। जहां तक पार्ट 9A का है, तो ये डील करता है पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज को लेके। और इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था वो लाया था 74th अमेंडमेंट लाया गया था। जबकि 73rd अमेंडमेंट जो है वो डील करता है पंचायत राज के साथ। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो 1992 में लाया गया था, ये डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज को। और जहां तक बात है पार्ट 18 की, ये डील करता है इमरजेंसीज की। यहाँ पे बात होती है, 3 तरह की इमरजेंसीज होती है। पहला होता है आपका आर्टिकल 352 के तहत, एक होती है नेशनल इमरजेंसी जो 352 के तहत लगाई जाती है। फिर दूसरी होती है जो प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है 356 के तहत लगाया जाता है। और फिर होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगाई जाती है आर्टिकल 360 के तहत। और उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, तो कौन से पार्ट में है? वो पार्ट 20 में इनका जिक्र किया गया है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 amends the 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। यहाँ पे बात हो रही है 71st अमेंडमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे अमेंडमेंट लाया गया है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल है। जो 8वां शेड्यूल है, और 8वां शेड्यूल डील करता है लैंग्वेजेस को लेकर। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया था। तो वो कौन कौन सी लैंग्वेज है जिनको इंक्लूड किया गया था 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत? तो वो जो है वो खास तरह की कुछ लैंग्वेजेस थी, दैट इज कोनकाई, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। जहां तक ये मैथाली है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 लैंग्वेजेस थी, दैट इज बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथाली। यानी इसको आप शॉर्ट में रख सकते हो, BDS मत करना। तो B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, संथाली एंड मैथाली। तो ये जो थे ये लाए गए थे इसके तहत 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के। और ये 71वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है लैंग्वेजेस के तहत। तो ये 3 लैंग्वेजेस जो है इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस चीज को आप याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। अगर हम बात करें 2023 तक की, तो कितने डिलिमिटेशन कमीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक बनाए हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी 4। तो पहला डिलिमिटेशन कमीशन 1953 में, और अभी आखिरी वाला 2002 में बनाया गया था। तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या होते हैं? गवर्न बाय रिस्पेक्टिव डिलिमिटेशन एक्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कोलैबोरेशन विद ECI। यानी इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके मेंबर्स को। और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इसमें कोलैबोरेशन होती है। और ये हाई पावर बॉडी होती है। इसमें क्या होते हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो सकते हैं,
उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमीशन। और खास बात होती है डिलिमिटेशन कमीशन की कि इनके जो ऑर्डर्स होते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर होता है, इनका ऑर्डर हमेशा फाइनल होता है, यानी उसको आप किसी भी कोर्ट वगैरह में चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो काम होता है डिलिमिटेशन कमीशन का, तो वो रिड्रॉ करते हैं बाउंड्रीज को लेकर, यानी लोकसभा की सीट हो या स्टेट असेंबली की सीट हो, तो उनको जब रिड्रॉ किया जाता है तो वो किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद। ठीक है, और उनके जो ऑर्डर्स होते हैं ये फाइनल होते हैं। ओके, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। The North-Eastern Council was established by North-Eastern Council Act 1971। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात हो रही है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1971 के आसपास। सब्सिक्वेंटली टू द अमेंडमेंट इन एनसी एक्ट इन 2002, द काउंसिल कंप्राइजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। तो इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया था 2002 में, एनईसी एक्ट 2002 में। तो इसके तहत जो इसकी काउंसिल होती है, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट, 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड नंबर 4 होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को छोड़ के बाकी सभी होते हैं। जो इसका सेक्शन 3(1) है, जो डील करता है कि इसमें कौन कौन से मेंबर होने चाहिए, एक तो होना चाहिए चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट, ठीक, दूसरा होता है गवर्नर जो वहां के होंगे, तीसरा है 3 मेंबर, इनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जहां तक यूनियन होम मिनिस्टर की बात है, वो चेयरमैन रहते हैं, बट जो है इस कमेटी के क्या होते हैं, इस मेंबर नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। तो आजकल जो है ये सीडीएस का बहुत रोल होता है, जिसको हम कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इनका क्या रोल है, इसको लेके कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। तो ये परमानेंट चेयरमैन होते हैं किसके, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। और दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा होता है एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर 3 चीफ सर्विसेज। तो ये जो हमारी 3 मिलिट्री सर्विस होती है, मिलिट्री सर्विस, तो एक तो हमारी आर्म फोर्सेस होती है, दूसरी हमारी एयरफोर्स, और तीसरी हमारी नेवी। तो इन तीनों के जो चीफ होते हैं, यानी एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड, तो ये जो तीनों फोर्सेज होती हैं, तो इनके ऊपर ये क्या एक्सरसाइज करते हैं, मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विस चीफ। उसके अलावा प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल द ट्राई सर्विस मैटर। तो जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, तो इनको एडवाइस देते हैं, यानी प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं, जो तीनों सर्विसेज होती है हमारी, चाहे वो आर्मी की सर्विस हो, नेवी की हो या एयरफोर्स की हो। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इसका सही है, पहला और तीसरा। देखिए जहां तक बात है पहले स्टेटमेंट की, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ, ये बिल्कुल सही है। तो परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ द स्टाफ, चाहे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की हो, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जहां तक दूसरी बात है एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विस चीफ, तो यहाँ पे मिलिट्री कमांड एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो ये क्या है, नो डायरेक्ट ऑपरेशनल कमांड। तो कोई भी ऑपरेशनल कमांड उसको ये डायरेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। और द 3 सर्विस चीफ, सर्विस चीफ मेंटेन ऑपरेशनल कमांड ऑफ रेस्पेक्टिव सर्विसेज, सीडीएस इज ए कोऑर्डिनेटेड एडवाइजर। तो जहां तक ऑपरेशन कमांड की बात हो, तो वहां पे जो आर्मी के चीफ होंगे उनके पूरे पावर रहते हैं, एयर के जो चीफ होंगे, एयरफोर्स के, नेवी के, तो उनकी जो पावर होती है, ऑपरेशनल पावर उनके पास रहती है। और ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट जहां तक है, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल द 3 ट्राई सर्विस मैटर, ये बिल्कुल सही है कि ये जो होते हैं प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर रहते हैं, हर तरह के मिलिट्री एडवाइस जो है वो देते हैं किसको, जो भारत के रक्षा मंत्री होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। ओके, तो इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था, पोस्ट रिकमेंडेड बाय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर 2011, दैट इज नरेश चंद्र कमेटी या डीबी शेखर कमेटी। इनको आप याद रख सकते हो, बहुत बार ये क्वेश्चन सीडीएस को लेके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं हम। Which of the following statement about the ethics committee in the लोकसभा are correct? यहाँ पे बात हो रही है एथिक्स कमेटी लोकसभा की, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला, इनिशियली इट वाज ए एडहॉक कमेटी, तो पहले ये एडहॉक कमेटी होती थी। अगला क्वेश्चन है, ओनली ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ओनली ए मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक कंप्लेंट रिगार्डिंग द अनएथिकल कंप्लेंट ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो अगर कोई भी मेंबर होगा लोकसभा को, वो यहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है अगर वहां पे कोई भी अनएथिकल कंडक्ट होता है किसी भी मेंबर के द्वारा। तीसरा होता है द कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिशियस।
तो कमेटी जो है वो कोई भी मैटर नहीं ले सकती अगर वो कोई सब जुडिशियस हो। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी पहला सही है कि पहले जो है इट वाज एन एडहॉक कमेटी, बिल्कुल एडहॉक कमेटी थी 1952 में, और उसके बाद 1997 में ये बनी स्टैंडिंग कमेटी। और दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है कि एनी पर्सन कैन मेक कंप्लेंट अगेंस्ट एन एमपी फॉर अनइथिकल कंटेंट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये दूसरा जो है गलत है, सिर्फ लोकसभा के ही जो एमपीज हैं वो कंप्लेंट कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और तीसरा जो है ये बिल्कुल सही है, द कमेटी कैन नॉट टेक अप मैटर ऑफ सब विच इज सब जुडिशियस, ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। A writ of prohibition is an order issued by Supreme Court or High Court to, यहाँ पे रिट पेटिशंस की बात होती है, अलग अलग रिट पेटिशन जो हमने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में पढ़ी है। तो यहाँ पे खास तरह की रिट होती है, उसको कहते हैं प्रोहिबिटेशन। इसका मतलब क्या है, जो या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है हाई कोर्ट की। इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन ए केस। तो ये इशू की जाती है किसके अगेंस्ट, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की जाएगी किसी लोअर कोर्ट को, ठीक है ना, कि वो अपनी प्रोसीडिंग किसी खास मैटर में रोक दे। तो इसका काम क्या होता है, इसका हमेशा जो नेचर रहता है, इसका नेचर रहता है प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि रोकना किसी चीज को। तो टाइमिंग इशूड बिफोर जजमेंट, तो जजमेंट से पहले इसको इशू किया जाता है। हाल्ट ऑनगोइंग प्रोसीडिंग वेयर द कोर्ट लैक ज्यूरिडिक्शन, यहाँ पे क्या होता है कि बात यहाँ पे आती है कि ज्यूरिडिक्शन नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट की वहां पे ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती है कि उस मामले को अच्छे से सुना जाए, तो इसलिए उस पर रोक लगा दी जाती है। और जहां तक एक और रिट यहाँ पे होती है सर्शोरी, इसका होता है क्यूरेटिव, इशूड आफ्टर जजमेंट। कभी कभी क्या होता है कि लोअर कोर्ट अपने एंड से कोई जजमेंट पास कर देते हैं, तो उसके बाद जो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को क्वाश कर देता है, तो उस टाइम जो रिट इशू की जाती है दैट इज सर्शोरी। ओके, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, that is progression of the house of progression of a house by the president of India does not require the advice of the council of minister। यहाँ पे बात हो रही है प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन मीन्स कि जब लोकसभा जो है जब सेशन में होता है और उसके बाद उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो वो जो पावर होती है वो पावर किसके पास होती है, वो पावर रहती है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रहती है। तो डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें इसको एडवाइस की कोई जरूरत नहीं होती कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई एडवाइस दें उसके बाद हाउस को प्रोग्रेशन उसकी की जाए। अगला स्टेटमेंट है, प्रोग्रेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड सिन डाई बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोग्रेटिंग द हाउस व्हिच इज इन सेशन। उसके अलावा होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो डिसोल्यूशन ऑफ जब लोकसभा को डिसॉल्व करना होगा तो उस वक्त भी किसकी एडवाइस लेनी पड़ती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जो है हमारा सही है। पहला स्टेटमेंट जहां तक है कि प्रोग्रेशन ऑफ हाउस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये गलत है। बिल्कुल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस जरूरी होती है। बाकी जो 2 स्टेटमेंट होते हैं यहाँ पे दिए गए, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन था इस लेक्चर सीरीज का, तो हमने जो है ये एक इनिशिएटिव लिया है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्टली PYQ बेस्ड ऑन यूपीएससी। ये सारे क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं इंडियन पॉलिटी को लेके। तो जो यहाँ पे जो लेवल है क्वेश्चंस का वो काफ़ी टफ है, हाई है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप इस लेवल की प्रिपरेशन करते हो तो जो दूसरे लेवल के एग्जाम होते हैं यूपीएससी से नीचे वाले जितने भी एग्जाम है, तो वहाँ आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं आपके साथ अगली बार एक नए वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।